नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर। ठीक है, और यह जो चैप्टर है इंडियन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, जितने भी पीएसयू है उसमें भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसको हम लोग समझेंगे। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये जो स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर है, निमी के अगर सिलेबस से हम बात करें तो बेहद ही कम चीजें दी गई है, इसके बारे में बताया गया, लेकिन न्यूमेरिकल इस पे बहुत ज्यादा दिया गया है। इससे थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी थोड़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो इसमें हम भर भर के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, मजा लेके पढ़ना है। ठीक है ना, चीजें सब समझ में आएगा। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में समझिएगा, 3 बार में, लेकिन आएगा समझ जरूर। तो इसीलिए जब आप अपने आप को, माइंड को कूल रख के, ठंडा रख के बोलते हैं मजा आ रहा है, उस तरह से पढ़ते हैं तो बिल्कुल मजा आता है, समझ में सब आता है। ठीक है, आइए समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है? स्पीड मतलब क्या होता है? चाल होता है हिंदी में। ठीक है ना, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग होता है। ये स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग है क्या? तो देखिए, एक ही पिता की 2 संतानें हैं। ठीक है ना, एक ही पिता की 2 संतान है। ये जो चाल होता है ना, ये अपने मनमर्जी से चलता है। बिगड़ा हुआ बालक है, ठीक है ना, बिगड़ा हुआ लड़का है, ये अपनी मनमर्जी से चलता है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जहां मन करे वहां जाएगा। पिताजी माना भी करेंगे कि वहां नहीं जाना है, वो गंदा जगह है, फिर भी वहां वो जाएगा। बोलते हैं ना कि इसका चाल रहन खराब है। इसका क्या है? चाल रहन खराब है। तो वही चाल इसका हमेशा खराब रहता है, जहां मन कर वहां जाएगा, कोई मतलब नहीं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, वही वेग है, ये अपने पिता का बहुत ही आज्ञाकारी बालक है। ये अपने पिता के कहे अनुसार चलता है। पिताजी बोलेंगे कि दुकान में जा रहा है तो दुकाने में जाएगा, बोलेंगे स्कूल जाएगा तो स्कूल में जाएगा, बोलेंगे कि रेलवे स्टेशन जाएगा तो रेलवे स्टेशन जाएगा। मतलब इसमें डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं रहा, कहां जाना है कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन निश्चित रहा, कहां जाना ये पता होता है। तो अगर आप किसी वेग से चल रहे हैं तो आपको पता है कि हमको रेलवे स्टेशन जाना है, हमको गांधी मैदान जाना है, हमको दिल्ली जाना है। ये वेग को डिफाइंड रहता है, पता रहता है वहीं जाएगा ये। ठीक है, चाल का कोई डिफाइंड रहता है। हाँ, चलता दोनों एक ही सेम स्पीड से। अगर हम बात करें इसको कि इनका मूवमेंट क्या है, तो मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहां जाएगा कुछ पता नहीं है, ये जहां जाएगा वो पता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि एक अदिश राशि है। स्पीड क्या है? एक अदिश राशि है, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कहां जाएगा किसी को पता नहीं है। ये सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन हमें पता होता है। ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड, ये जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिणाम बोलते हैं। इसका परिणाम पता है, इसका भी परिणाम पता है, लेकिन दिशा इसका नहीं पता और इसका पता है। बस इतना ही अंतर होता है, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है ना, आप समझ लिया ना वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है। अब किसी कोई वस्तु है, उसको अगर हम बोले कि वो रेस्ट में है, कोई वस्तु है उसको हम बोले कि वो रेस्ट में है, तो भाई कैसे कहेंगे वो रेस्ट में है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? किसी वस्तु को रेस्ट में कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए न्यूटन साहब ने एक नियम दिया है कि किसी वस्तु को अगर हम रेस्ट में बोलते हैं, उसके लिए है कि मान लीजिए माउस है और यहां पर रखा हुआ, इसके ये अपने सराउंडिंग के आसपास कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रेस्ट में। अब ये मूवमेंट कर रहा है, ये रेस्ट में नहीं है। मतलब इसके सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, समय के अनुसार अगर चीजों में परिस्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो रेस्ट में नहीं है। जैसे देखिए 30 सेकंड में, मतलब अभी 1 सेकंड में यहाँ पे स्थिर है, कुछ देर यहाँ पे आ गया, कुछ देर यहाँ पे आ गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में या मेरे रिस्पेक्ट में इसकी स्थिति, लोकेशन बार बार चेंज हो रही है, मतलब ये रेस्ट में नहीं है। लेकिन समय के साथ इसका लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। 1 सेकंड पे यहाँ भी था और 10 सेकंड बाद भी यही है, 2 दिन बाद भी यही है, 3 दिन बाद भी यही है, तो मतलब ये रेस्ट में है। ठीक है ना, रेस्ट का डिफिनेशन नहीं होता है। तो कोई वस्तु रेस्ट में है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके आसपास के जो वस्तु रखी हुई ना, उसके रिस्पेक्ट हम चेक करते हैं कि वो रेस्ट में है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे मॉल है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ठीक है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम देखें आपको, तो आपका कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं है, जहां है वहीं पे है, तो आप रेस्ट में। लेकिन
इन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर आपकी परिवर्तन स्थिति चेंज होगी, मान लीजिए यहाँ चले गए, तो हम कहेंगे आप रेस्ट में नहीं है, ठीक है ना। यही रेस्ट का डिफिनेशन होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम समझते हैं बॉडी एट मोशन, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है वो मोशन में, गति में कब है, हम कब बोलेंगे वो गति में है, ठीक है ना। इसके लिए भी सेम वही डिफिनेशन है कि जब कोई वस्तु अपने परिवेश के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलता है तो उसे गति में कहा जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है वो अपने परिवेश के सापेक्ष अपने लोकेशन को चेंज करता है, उसको बोलेंगे वो गति में है, ठीक है ना। मान लीजिए अभी हम यहाँ खड़े हैं और कुछ सेकंड बाद हम यहां हो गए, तो आपको दिख रहा है ना इस बोर्ड के सापेक्ष में हमारा लोकेशन में परिवर्तन हुआ है, हमारे जो हम जहां पे खड़े थे वहां पर नहीं है, कहीं मूवमेंट हुआ है, इसको हम बोले कि हम गति में। दौड़ना ही केवल गति नहीं होता है, आप अपने लोकेशन को, आप अपने स्थिति को किसी के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, घूमते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो मोशन में। मोशन बहुत तरीके का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है मोशन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है किसका, मोशन का है। एक तो होता है एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे आप दौड़ते हैं, सीधा दौड़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एक जो घड़ी होती है एक निश्चित परिधि के अंदर में ये घूमती है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आपका एक केंद्र बिंदु होता है, ये केंद्र बिंदु है, और इसी केंद्र बिंदु के रेडियस में आपको घूमना होता है, इसको बोलेंगे सर्कुलर, बोलेंगे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। एक रोटेशनल मोशन होता है, ये रोटेशनल मोशन का कोई केंद्र बिंदु नहीं था, चेंज होता रहता है, इसको टाइम के अनुसार इसका केंद्र बिंदु चेंज होता रहता है, ये पूरी बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, और ये इस तरह का रोटेशनल मोशन किसमें होता है, स्फीयर टाइप में होता है, गोला में होता है, ठीक है। एक पीरियोडिक मोशन होता है, एक निश्चित अंतराल पे ये पेंडुलम फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच में मूवमेंट करता रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो इस तरह के 4 मोशन होते हैं, ठीक है ना, और ये चारों मोशन हमेशा क्या होते हैं, गति में होते हैं, रेस्ट में कभी नहीं होते, गति में होते हैं हमेशा, ठीक है। ये रहा डिफिनेशन कि किसको हम बोलेंगे कि कौन गति में, ठीक है ना। अब जो ये जो मोशन होता है ना, इसका जो पाथ होता है उसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसका पाथ कैसा होता है, सीधा होता है, रेक्टिलिनियर पाथ होता है। ये इसका पाथ कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। इसका पाथ कैसा, सर्कुलर पाथ होता है, गोला गोला में घूमता है, मतलब एक वृत्ताकार में घूमता है। इसका पाथ कैसा होगा, मतलब घूमने का रास्ता रोटेशनल होता है, ये पूरा बॉडी के साथ मूवमेंट करता है। ये पीरियोडिक में क्या होता है, एक निश्चित 2 बिंदुओं के बीच में एक निश्चित दूरी पे ये हमेशा आता जाता रहता है, ठीक है ना। ये घूमने का इसके तरीके होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला डिस्प्लेसमेंट। आप आइए डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज है समझने के लिए। देखिए डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलेंगे, मान लीजिए यहां पे आपका घर है, ठीक है ना, यहां पे आपका घर है, ठीक है, ठीक है, ये घर का दरवाजा है, और यहां पे आपका स्कूल है, ठीक है ना, यहां पे आपका क्या है, स्कूल है। यहां से आप निकलते हैं, आपके घर के पास जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रास्ते, इधर से भी घूम के गया है, एक रास्ता ऐसे भी घूम के गया है, ठीक है ना। आप यहां से निकले और आपने डिसाइड किया कि हमको घर जाना है, तो घर जाने के अनगिनत रास्ते हैं, ठीक है ना, अनगिनत रास्ते हैं, तो आप किसी भी रास्ते से आप जा सकते हैं। अब मान लीजिए इससे जाएगा थोड़ा दूर पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, इससे भी जाएगा थोड़ा दूर पड़ेगा, इससे भी जाएगा तो ये भी दूर पड़ेगा, इससे थोड़ा सा नजदीक पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे नजदीक कौन होगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दे तो सबसे नजदीक हमारा ये होगा, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं जो 2 वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है, मिनिमम दूरी, 2 वस्तुओं की बीच की मिनिमम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कोई वस्तु यहां से यहां अगर मूव किया है, चाहे कोई भी रास्ते से मूव किया हो, चाहे कोई भी रास्ते से यहां तक पहुंचा हो, आप कोई भी रास्ते से यहां तक पहुंचे हो, उससे मतलब नहीं है आप जाइए 2 घंटा में, 4 घंटा में, 20 घंटे में आप घर पहुंचे किसी भी रास्ते से, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना, आप कितना दूर हटे, इस स्कूल से कितना दूरी पे हैं आप, क्या बोलेंगे। मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, और ये 20 किलोमीटर है। तो आप स्कूल से कितनी दूरी पे हैं, 1 किलोमीटर पे, सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस यही है आपका स्कूल का। तो कोई पूछेगा कि आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर है, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाए। तो डिस्प्लेसमेंट हम उसको बोलते हैं जब 2 वस्तुएं हैं, दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, जो कवर करते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम किस सेंस में बोल रहे हैं कि जब आप दूरी तय कीजिएगा तब, ठीक है ना,
एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि एक ये इंड है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से आपने स्टार्ट किया था चलना, ठीक है, आपने इस पाथ को चुना था चलने के लिए, इस तरह से आपने डिस्टेंस को यहाँ तक तय किया। ये डिस्टेंस लगभग मान लीजिए 20 किलोमीटर है, ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है 5 किलोमीटर। आप तो चले बहुत हैं, आपका स्पीड वेलोसिटी बहुत है, बहुत चले हैं, यहां तक पहुंचे हैं चलकर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट किया हुआ कितना हुआ, इस पॉइंट से 1 पॉइंट से 2 के बीच में आपने कितना डिस्प्लेस किया, कितना दूर हटे हैं, तो कितना दूर हटे हैं हम, 5 किलोमीटर ही हटे हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो वही कहा जाता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट, मान लीजिए इस पॉइंट से 1 से स्टार्ट किया ऐसे चलना, और फिर यहीं पे आप घूम कर आ गए, दूसरा पॉइंट आपका यहीं पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि आप दो पॉइंटों के बीच में कोई दूरी ही नहीं है, आप चले बहुत है लेकिन डिस्प्लेस कितना हुआ था, जीरो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है डिस्प्लेस, ठीक है ना। जैसे एक बोतल है यहां पर रखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे ये बोतल रखा हुआ है, हम बोलेंगे इस बोतल को हम ऐसे हटाए और फिर लाके यहीं पर रख दिए, ये बोतल कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कितना अपने स्थिति को चेंज किया, जीरो, चेंज किया ही नहीं किया, ये गया था लेकिन फिर यहीं पर आके बैठ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये विस्थापन इसका कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ विस्थापन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ गए बाबू, बस यही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या समझा, स्पीड को समझा, वेलोसिटी को समझा, रेस्ट में किसी वस्तु को रेस्ट में कब बोलेंगे, किसी वस्तु को मोशन में कब बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा, इतने सारी चीजों को हमने समझा। बिल्कुल ही इजी तरीके से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, लिखने के लिए बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, देखिए भरा हुआ है, लिख लीजिएगा, लेकिन समझिए शॉर्ट नोट्स क्यों बनाते हैं, आप अपने भाषा में लिख लीजिए किसको हम क्या बोलते हैं, हम अपने भाषा में पढ़ा रहे हैं, आप अपने भाषा में लिख लीजिए किसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाइए। थ्योरी कम पढ़ना है, क्वेश्चन ज्यादा लगाना है, अभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना सारा कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग को सोचना होता है कि एग्जाम में क्या आता है, मान लीजिए हम थ्योरी खूब भर भर के पढ़ा रहे हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है, जो हमें एग्जाम में काम है वही काम करना है, एग्जाम में क्या करना, क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्वेश्चन इस पे सोल्व करा देंगे और एग्जाम में आप सोल्व कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आया ना आए, क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व हो जा रहा है एग्जाम में, आपका नौकरी मिल जाता है, ठीक है। ये सब स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बस नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। अब स्पीड को हम डिटेल्स में समझेंगे कि स्पीड होता क्या है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो हम समझ लिया ऐसे स्पीड और वेलोसिटी को, अब समझेंगे डिटेल्स में स्पीड होता क्या है, ठीक है। देखिए आराम आराम से पढ़ना है, दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, खुश होकर पढ़ना है, हमेशा बोलना है कि मजा आ रहा है, ठीक है ना, सब मजा आएगा। ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन को हम बहुत कम तरीके से पढ़ेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है ना। तो थ्योरी उतना ही पढ़ना जितना हमें जरूरत हो, बिना वजह का हम कॉपी क्यों भरेंगे। आप देखेंगे स्पीड अगर हम 9th-10th में पढ़ें तो 10-20 पेज में रहता है स्पीड एंड वेलोसिटी, कंपैरेटिव किताब में देखिएगा तो वहां भी 10-20 पेज में स्पीड वेलोसिटी लिखा रहता है, क्या फायदा है पढ़ने का, क्योंकि हमको एकदम कॉन्स्टेंट तरीके से पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता, सेमिनार में हम बोलते हैं ना बहुत कम चीजें पढ़ के नौकरी मिलता है, तो समय को हम अपने मेहनत को वहां वेस्ट नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। बस समझते चलते हैं बेसिक फंडामेंटल। देखिए स्पीड मतलब गति, ठीक है ना, बोल रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, दर मतलब समय, ठीक है ना। तो कोई वस्तु है, मान लीजिए ये गाड़ी है और इसने 5 किलोमीटर का, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, यहां पहुंचा, ठीक है ना, और इसको यहां पहुंचने में, ये 10 किलोमीटर पहुंचने में इसको 5 सेकेंड टाइम लगा, तो बोलेंगे कि इसका स्पीड बताइए, स्पीड क्या था इसका, स्पीड मतलब इसका चाल क्या था भाई, स्पीड बताइए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, देखिए स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस मतलब विस्थापन की दर, ये डिस्टेंस क्या है, विस्थापन हुआ, कितना विस्थापन किया, 10 किलोमीटर इसका विस्थापन हुआ, यही ना हुआ, और कितने टाइम हुआ, 5 सेकंड में हुआ, तो डिस्टेंस कितना था, 10, दिख रहा है आपको, आपको कलर चेंज कर लेते हैं, डिस्टेंस कितना था 10 और टाइम कितना लगा 5, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या ऐसा यूनिट मीटर में लिखते हैं और टाइम को सेकंड में लिखते हैं, टी मतलब टाइम, ठीक है। तो कटाएंगे तो कितना होगा 2, तो 2 मीटर पर
सेकंड हो जाएगा। इसका जो चाल है कि कैसा चाल है, 2 मीटर पर सेकंड इसका चाल है। इसका चलने का तरीका क्या है, 2 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे हम लोग स्पीड बोलते हैं, ये स्पीड है। स्पीड क्या है, एक चाल एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता, ये कहां जाएगा कोई पता ही नहीं है। बोलते शुरू में ना स्पीड बताए थे कि स्पीड क्या होता है, ये बिगड़ा हुआ लड़का है, ये बिगड़ा हुआ बालक है, कहीं जगह इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मीटर क्यों होता है, डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक मीटर और टाइम का सेकंड, ठीक है ना। इसलिए मीटर पर सेकंड में हम इसको लिखते हैं। इतना समझ गए। अब समझिए एक ट्रायंगल के बारे में। आप बस एक ट्रायंगल याद रखिएगा इस तरह का, ठीक है ना। ये ट्रायंगल को याद रखिएगा। ये ट्रायंगल याद करने से फायदा क्या हुआ है, ऊपर हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है ना, ये होगा स्पीड और ये होगा टाइम। मतलब बोल सकते हैं DST। DST, डी मतलब डिस्टेंस, एस मतलब स्पीड, टी मतलब टाइम। अब इस तीनों में से किसी को भी निकालें, मान लो कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने तो क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, गुना कर देंगे ना। डी इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। देखो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसी तरह से अगर हम टाइम निकाले, इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो डी अपन एस कर देंगे ना। डी अपन क्या हो जाएगा, डी अपन एस हो जाएगा ना, क्योंकि इसके ये नीचे, ये लाइन के, ये देखो ये लाइन के ये नीचे है, इसीलिए इसको नीचे लिखेंगे। तो टाइम का हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। लाइन के ऊपर क्या है, डी है, तो डी डिस्टेंस लिख दिए, और ये लाइन के नीचे का एस है, तो स्पीड है, तो स्पीड लिख दीजिए। तो डिस्टेंस अपन स्पीड, टाइम इक्वल टू। तीसरा में अगर हम स्पीड इसको निकालना हो, तो स्पीड निकालना, तो स्पीड यहाँ पे लिख दिए, और ऊपर क्या है, इस लाइन के ऊपर क्या है, एस के ऊपर क्या है, डी, तो डिस्टेंस लिख दिए, और एस के नीचे क्या है, तो एस के बगल में टाइम, तो टाइम कर दिए। इसी फॉर्मूला याद रहता है, DST याद रखिएगा। एक ट्रायंगल के अंदर में DST याद रखना, ठीक है ना। DST लिखना किसी से, देवनागरी में लिखना है, DST, उर्दू में नहीं लिखना है, इधर से नहीं लिखना है, इधर से लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्पीड, ठीक है। स्पीड समझ गए। आइए समझते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है वेलोसिटी। आइए वेलोसिटी को भी हम समझाते हैं आपको। अब आओ, वेलोसिटी क्या है, तो इसमें भी विस्थापन होता है। क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन को दर को वहां पर स्पीड बोलते थे, लेकिन किसी वस्तु के विस्थापन की दर एक निश्चित दिशा में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी बोलेंगे। किसी वस्तु का विस्थापन अगर होता है तो उसको हम चाल बोलते हैं प्रति सेकंड, ठीक है। लेकिन किसी वस्तु का विस्थापन होता है लेकिन वो किसी निश्चित दिशा में होता है, क्योंकि ये सुधरा हुआ बाप का बेटा है, तो एक निश्चित दिशा जहां कहेंगे वहीं जाएगा, एक निश्चित दिशा में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। डिफिनेशन अपने अनुसार लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। अब यहां पे बोल रहा है कि एक सदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि किसको बोलते हैं, जिसमें जिसका दिशा और मैग्नीट्यूड, जिसका परिणाम और डायरेक्शन दोनों निश्चित हो, मतलब पता हो कि कहां जाएगा और कितने स्पीड से जाएगा, उसको हम सदिश बोलते हैं। जिसका दोनों में से कोई नहीं मालूम हो या दोनों में से कोई एक मालूम हो, उसको अदिश बोलते हैं। इसमें दोनों मालूम है, इसीलिए क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। इसके परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों पता है, ठीक है। अब वेलोसिटी लिनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, ठीक ना। एंगुलर और लिनियर दोनों हो सकता है, लेकिन जो लिनियर वेलोसिटी होती है ना, जो लिनियर सीधे लाइन पर जो वेलोसिटी है, जो सीधे लाइन पर चलता है, ये गाड़ी है एकदम सीधी चल रही है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में हम लोग लिखते हैं। इसके स्पीड हम पूछेंगे कितना स्पीड है, तो 10 मीटर पर सेकंड, क्या बोलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड, या 5 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन जिस वस्तु का वेलोसिटी एंगुलर हो मतलब गोलाकार हो, तो उसको रेडियन पर सेकंड बोलते हैं, उसको रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं, ठीक है ना। गोलाकार में घूमता है, उसको रेडियन पर सेकंड में लिखते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी का वही फॉर्मूला होता है जो आपका स्पीड का होता है। स्पीड क्या था, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम, यही था ना, डिस्टेंस अपन टाइम। और वेलोसिटी भी यही होता है, वेलोसिटी में लिखेंगे तो सेम, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, ठीक है। दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है, दोनों का सेम होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो वेलोसिटी भी समझ में आ गया। तभी तक हमने क्या समझा,
वेलोसिटी, स्पीड, सारा चीज समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तो चलिए आइए अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। ऐसे तो डिफरेंस आपको हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है। तो आइए समझते हैं। पहला डिफरेंस देखिए क्या है। पहला डिफरेंस है किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर को उसकी गति कहते हैं। स्पीड किसको बोलते हैं? किसी वस्तु के स्थान के परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। वही बोल रहा है कि एक निश्चित दिशा में गति को वेग कहा जाता है, ठीक है ना। किसी वस्तु में स्थान के परिवर्तन की दर को गति कहते हैं, और इसमें भी वही डिफिनेशन सेम है, बस एक निश्चित दिशा बोलेंगे। इसमें कोई दिशा नहीं होता है, कहीं भी मूव कर रहा है, कहीं भी जो स्थान में परिवर्तन की जो दर हो रहा है किस दिशा में हो रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही वेलोसिटी में क्या होता है कि स्थान में परिवर्तन की जो दर होता है वो निश्चित दिशा में होता है, स्टेशन की तरफ, घर की तरफ, दाएं बाएं, ये सब एक निश्चित डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि गति में दिशा व्यक्त नहीं की जा सकती है, केवल परिणाम व्यक्त किया जाता है। मतलब बोला कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड में कभी भी दिशा व्यक्त नहीं किया जाता है, किस दिशा में जा रहा है। जबकि हमारे वेलोसिटी में परिणाम और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों व्यक्त किया जाता है। जब भी हम बोलेंगे कि कोई व्यक्ति जिसका वेग 3 किलोमीटर पर सेकंड है और वो पूरब की तरफ जा रहा है, ऐसे बोलेंगे। जब स्पीड की हम बात करेंगे तो बोलेंगे उसकी चाल 3 किलोमीटर पर सेकंड है और अपने चाल से वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो देखो, एक समय पूरब बोला तो पूरब बोला मतलब वेग है वो, और जिसमें हम पूरब पश्चिम दाएं बाएं नहीं बोल रहे हैं वो स्पीड हो गया, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कवर अपन टाइम, मतलब डिस्टेंस अपन टाइम होता है स्पीड का मतलब। वेलोसिटी भी का भी वही सेम डिफरेंस है, डिस्टेंस अपन टाइम। लेकिन ये डिस्टेंस जो होता है ना, डिफरेंट डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन में, किस दिशा में डिस्टेंस, किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, वो हम दिशा यहाँ पे डिफाइंड करके अपन टाइम करते हैं, ठीक है। यही अंतर होता है, समझ गए आप लोग। अब हम बढ़ेंगे। वेलोसिटी और स्पीड देखने के बाद हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये भी एक वेलोसिटी और स्पीड का दूसरा रूप है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जब वेलोसिटी में चेंज होता है, कभी मान लीजिए ये जो महिला है, कभी ये 30 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, फिर 10 सेकंड बाद इसका जो स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड हो गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हम बोले हैं कि इसके दौड़ने के जो गति है ना, जो स्पीड है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया? 30 से 10, मतलब 10 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा ये बढ़ गया। तो ये एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, ठीक है ना। तो वैसा वेग, वैसा वेलोसिटी, वैसा स्पीड जिसमें जिसका जो चाल है, जो वेग है, उसमें लगातार चेंज हो रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब वो अपने चाल को लगातार बढ़ाते जा रहा है। फिर हम बोलेंगे कि 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद इसका चाल 60 मीटर पर सेकंड हो गया। तो कितना चाल में परिवर्तन आया? दोगुना आ गया। 30 पहले था, अब 60 हो गया, है ना। तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। आप देखते हो ना, जब बाइक हम लोग चलाते हैं तो बोलते हैं एक्सेलेटर दो। एक्सेलेटर का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करना, मतलब उसको स्पीड को बढ़ाना। जब भी हम बाइक का हम एक्सेलेटर देते हैं, उसको क्या करते हैं? चाल को बढ़ाते हैं, उसकी वेलोसिटी को हम बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि कोई लोग अगर आगे बढ़ रहा है, किसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है, हमेशा ये 30 मीटर पर सेकंड से नहीं बढ़ेगा। ये आगे जाके अपने चाल को एक्सेलरेट करेगा, या लगातार अपने चाल को चेंज करते हुए आगे बढ़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के रूप में जाना जाता है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर मतलब पर सेकंड क्या चेंज हो रहा है, उसके दर को क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। यह इकाई समय में वेग का परिवर्तन है। पर सेकंड वो कितना अपने आप को चेंज कर रहा है, पर सेकंड उसका स्पीड कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे इकाई समय में, ठीक है ना। समझ गए? ये एक रहा एक्सेलरेशन। एक होता है डी एक्सेलरेशन, मतलब वो उसकी स्पीड कम होती है, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। अब इसमें बोला कि जब पिंड का प्रारंभिक वेग उसके अंतिम वेग से कम होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। मतलब स्टार्टिंग वेग, ठीक है ना, स्टार्टिंग वेग मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड था, और जो लास्ट था वो 20 मीटर पर सेकंड था। तो इसमें क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है, 10 से 20 हो गया। ये पहला था स्टार्टिंग में, और दूसरा 20 हो गया, मतलब 10 से 20 हुआ। क्या हुआ? वेग में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये बढ़ गया। तो बढ़ गया, उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। लेकिन वही मान लीजिए
इसका शुरू में 20 था, 20 मीटर पर सेकंड था, और बाद में इसका 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये क्या हुआ, कम हो गया, उसका वेलोसिटी में कम हुआ है। तो कम हुआ मतलब रिटार्डेशन हुआ है, मतलब रिटार्डेशन हुआ। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक जो दूरी होती है ना, प्रारंभिक जो स्पीड होता है, स्टार्टिंग वाला जो स्पीड होता है और अंतिम वाला स्पीड घट जाता है। प्रारंभिक वाला ज्यादा होता है, अंतिम वाला कम रहता है। लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला कम रहता है, ठीक है ना, और लास्ट वाला ज्यादा रहता है। यही अंतर होता है, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में अंतर समझिए, और समझिए कि रिटार्डेशन क्या होता है। मतलब रिटार्डेशन मतलब स्पीड में कमी होना। जिस स्पीड से आप स्टार्ट किए थे, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किए थे आप, और लास्ट में जा जाते आपको 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये क्या हुआ, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, समझ गए, सो सिंपल। यही बस थ्योरी है, इतना ही छोटा छोटा थ्योरी है, समझते जाना है। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। अभी मोशन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब क्या है, मोशन है। मोशन कितने तरह का होता है, 4 तरीके बताए थे आपको, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, आपका रोटेशनल, पीरियोडिक, ये सब मोशन का प्रकार था। ठीक है, अब न्यूटन ने ये मोशन को देखा बड़ी ध्यान से, उन्होंने बहुत सारे थ्योरी दिया है। इनमें 3 काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 3 थ्योरी है, तीनों थ्योरी के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम समझते हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना। 3 लॉ है, 3 को नियम दिया है न्यूटन ने, गति के 3 नियम दिए। तो गति के पहला नियम को समझते हैं। बोल रहा है कि कोई भी बॉडी हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर हम बाहरी कोई फोर्स ना लगाए। ठीक है ना, कोई वस्तु है अगर स्थिर अवस्था में है, ये वस्तु है, इसको हम यहाँ पर रखे हुए, ये स्थिर अवस्था में है तो हमेशा ही स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक इस पर हम कोई बाहरी फोर्स ना लगाए। जब बाहरी फोर्स लगाएंगे तभी इसके अंदर में मूवमेंट होगा। देखो, फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो इसमें नहीं होगा। न्यूटन ने ये बोला। न्यूटन ने दूसरा बात बोला इसी में कि कोई वस्तु अगर गति में है, कोई वस्तु अगर गति में है और वो हमेशा गति में रहेगी जब तक उस पर कोई हम बाहरी फोर्स ना लगाएं। तो आप बोलेंगे कि मान लीजिए हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल गति में फिर रुक क्यों जाता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो रुक जाएगा, क्योंकि उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो रुक जाता है, मतलब घर्षण फोर्स। साइकिल जब चलती है ना रोड पे, तो चक्का और रोड का जो घर्षण होता है ना, इसकी वजह से एक फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से साइकिल रुक जाती है अगर आप पैडल नहीं मारेंगे तो। ठीक है, तो न्यूटन ने बोला क्या कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो हमेशा स्थिर रहेगा जब तक हम बाहर से उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा कि जब कोई वस्तु गति में है तो हमेशा वो गति में रहेगा जब तक बाहरी कोई छेड़छाड़ ना हो। तो जब हम साइकिल चलाते हैं या कोई चीज को, गेंद को ऐसे फेंक देते हैं तो वो रुकता है। तो अगर हवा में फेंकते हैं तो हवा का ड्रैग फोर्स से रुक जाता है। नीचे अगर फेंकते हैं, नीचे को रोल कराते हैं तो नीचे वो फ्रिक्शन फोर्स से रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं बाहरी फोर्स उस पर काम करता है तब रुकता है। न्यूटन ने यही बोला था फर्स्ट नियम में। ठीक है ना, मतलब एक वस्तु पर कितने तरह का फोर्स होता है, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी अपनी तरफ खींच के रखती है, जाने नहीं देती है। एक नीचे से नॉर्मल फोर्स लगता है, और इधर से आप फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों बैलेंस होता है, ऊपर का जो फोर्स है और नीचे का जो फोर्स है बैलेंस रहता है, इसीलिए वस्तु यहाँ पे स्थिर रहती है। जब हम कोई बाहरी बल लगाते हैं इस पे तो वस्तु मूवमेंट करती है, मूव करती है। ठीक है ना, यही सारा चीज लिखा गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरह का कंडीशन बनता है। देखिए 2 तरह का कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। बोला 2 कंडीशन यार एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ में। ठीक है ना, पहला में क्या होगा कि वेलोसिटी 0 होगा और वस्तु स्थिर है और इस पर हम कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वस्तु हमेशा स्थिर रहेगा, मतलब ये आगे पीछे नहीं करेगा, मतलब वेलोसिटी इसका हमेशा 0 रहेगा। तो एक्सेलरेशन भी हमेशा 0 रहेगा, रहेगा ना 0। एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन कहां से होगा। तो पहला कंडीशन बोलता है कि अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी 0 हो, चाल 0 हो, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 ही रहता है और वस्तु क्या स्थिर रहती है। पहला कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि वस्तु का जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं है, वो चल ही रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इसका 0 रहता है। कैसे प्रूव करें। न्यूटन क्या बोला था कि किसी वस्तु अगर गति में, यहाँ चक्का लगा दिए, ठीक है ना, और धक्का दिए इसको, ये चल रहा है, तो चल रहा है तो ये हमेशा चलते रहेगा। मान लीजिए इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, तो 2 घंटा बाद, 10 घंटा बाद, 20 घंटा बाद भी इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा,
क्यों रहेगा? क्योंकि इसके बाहरी फोर्स नहीं लगाएगा, ये अपने मन से चलता रहेगा। मतलब वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो नहीं है, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। कितना है? 5 है। लेकिन एक्सेलरेशन है क्या? अभी भी 5 मीटर पर सेकंड चल रहा था और 10 घंटे बाद ही 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बाहरी फोर्स लगा ही नहीं रहे, एक्सीलरेटर हम दे ही नहीं रहे हैं, तो जिससे चाहो वैसे चल रहा है। मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, हमेशा 5 ही 5 चल रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसका? जीरो है। तो दो कंडीशन होता है, एक में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जीरो होता है, और दूसरे कंडीशन में वेलोसिटी जीरो नहीं होता है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, समझिए इसको। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में मोमेंटम के बारे में बात किया गया है। न्यूटन सेकंड लॉ में मोमेंटम के बारे में बात किया गया, और मोमेंटम होता क्या? P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। मास का यूनिट क्या होता है? kg, ठीक है ना। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ही ना होता है। तो अगर इसकी मोमेंटम का हम यूनिट की बात करें तो P इक्वल टू हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। अगर kg मीटर पर सेकेंड कहीं लिखा हुआ है तो समझ जाएगा कि ये मोमेंटम है, ये संवेग है, इसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। ठीक है ना। इसी के बारे में न्यूटन साहब ने सेकंड लॉ में बताया, बोला कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, मतलब मोमेंटम में कोई परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन बाहरी बाहरी जो बल लगाया जाता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो बाहरी फोर्स होता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना हम बल लगाएंगे उतना मोमेंटम में चेंज होगा, जितना बल नहीं लगाएंगे, जितना बल हम कम लगाएंगे उतने मोमेंटम में कम चेंज होगा। ठीक है, मतलब मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है वो बाहरी जो बल लगाया जा रहा है उसी के समानुपातिक है, मतलब जितना बल लगाएंगे उतना चेंज हमको मिलेगा। यही सेकंड लॉ में न्यूटन साहब ने मोमेंटम के बारे में बताया था। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मोमेंटम हमको आगे पढ़ना है, मोमेंटम हमको क्या करना है? आगे पढ़ना है। ठीक है ना, मोमेंटम के बारे में आगे पढ़ना है, इसलिए यहाँ डिटेल्स में हम चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरी बात ध्यान में ये रखिए कि हम लोग 9th 10th में नहीं है ना ITI कर रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। न्यूटन लॉ अपने आप में बहुत बड़ा रिसर्च है, हम ज्यादा नहीं घुसेंगे, जितना जरूरत है आवश्यकता है उतना ही हम बात करेंगे। डिटेल्स में हम पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, आने वाले इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और मोमेंटम को समझने का प्रयास कीजिएगा, एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज है, हम समझाएंगे जब मोमेंटम पढ़ाएंगे। ठीक है, बस न्यूटन सेकंड लॉ में यही बताया गया था। मोमेंटम एक्चुअली एक फोर्स होता है, ये क्या है? मोमेंटम क्या है? एक बल है। और ये बल कैसे है जब हम मोमेंटम अभी आगे बताएंगे उसमें हम बताने वाले। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो मोमेंटम में परिवर्तन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स का। जब तक हम उस पर बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाएंगे मोमेंटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जो परिवर्तन होगा, जब बल लगाएंगे तो परिवर्तन होगा, वो जो आपका फोर्स है उसी के प्रोपोर्शनल होगा, उसी के समानुपातिक होगा। ठीक है, यही सेकंड लॉ में न्यूटन साहब ने बताया था। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है, आगे हम बताएंगे ड्राइव करके भी। अब न्यूटन थर्ड लॉ को देखिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ए ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हिंदी में होता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब जैसा आप रिएक्ट करेंगे वैसा ही सामने वाला रिएक्ट करेगा, मतलब टीट फॉर टैट, जैसे का तैसा। ये थर्ड लॉ बोलता है। मतलब मान के चलिए कि अगर आप दीवार में धक्का दे रहे हैं, दीवार पर धक्का दे रहे हैं, ऐसे मान लीजिए इसको हम धक्का दिए, ऐसे धक्का दिए, ऐसे धक्का दिए, तो इस पे जो धक्का दे रहे हैं ना, तो दीवार भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। हम जितना इस पे फोर्स से मारे और इधर से बोर्ड ने भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाया। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है ना। ये ह्यूमन बिहेवियर में दिया गया, आप किसी को गाली दीजिएगा वो भी आपको गाली देगा, आप किसी को मारिएगा वो भी आपको मारेगा। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये बोला था कौन? न्यूटन थर्ड लॉ के द्वारा। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, समझिए इसको। जैसे जो बंदूक से गोली छोड़ी जाती है ना, तो बंदूक से जब हम ट्रिगर को दबाते हैं, फायर करते हैं गोली को, तो जो गोली बाहर निकलती है बुलेट, ये बुलेट एक इंपैक्ट छोड़ती है, रिएक्ट करती है पीछे की तरफ, इस पे रिवाल्वर पे, और इसके चलते हम लोगों को एक बैक फोर्स मिलता है। कभी जो बंदूक को छोड़ने वाला देखिए वो लोग झटका देता है पीछे की तरफ। ठीक है, जैसे फायर करेंगे गोली निकलेगा तो झटका देगा और उस झटके से आदमी हिल भी जाता है। ठीक है ना। तो एक्शन क्या हुआ कि आपका बुलेट बाहर निकला, और इसका रिएक्शन क्या हुआ कि आपको एक बैक फोर्स मिला। ठीक है, उसी तरह से अगर आप चलते हैं, ये गर्ल्स का पैर दिखाया गया,
दोनों के लिए समान होता है, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अगर कोई गर्ल्स चल रही है, चाहे बॉय चल रहा है, चाहे कोई भी चल रहा है, तो क्या करता है, धरती पे अपने पैर से दबाव देता है, मतलब एक फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, पुल करता है, दबाता है धरती को, तो वो पुल फोर्स हो गया नीचे की तरफ। और धरती उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स करती है, देती है, पुश करती है, ठीक है। तो जैसे आप फ्लोर को पुश कर रहे हो, दबा रहे हो, और नीचे से आपको रिएक्शन में एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उससे आप चलने लगते हो, आगे बढ़ते हो। जैसे आप दबाते हो तो दबता है, तो आप एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगा, और धरती नीचे की तरफ आपके ऊपर फोर्स लगा, तब आप अपने कदम को आगे बढ़ा लेते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से हम आदमी चल पाता है, चाहे कोई भी वस्तु अगर चल रहा है तो वो धरती पर दबाव दे रहा है, और धरती उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, जिससे कारण वो आगे बढ़ पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही कहानी हो रहा है। रिएक्शन में क्या हो रहा है कि फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड, फ्लोर आपको पुशेस कर रहा है फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, एंड आप फुट के द्वारा पुशेस कर रहे थे डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। तो आज समझ रहे होंगे इसको, हम क्या कहना चाह रहे थे कि कोई भी हम काम करते हैं, वो काम का अपोजिट रिएक्शन आपको मिलता है, ठीक है ना। जैसे आप बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छा से मेहनत कीजिएगा, तो नौकरी मिलेगा। अगर आप बदमाशी कीजिएगा, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, टाइम पास किए, तो नौकरी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसा करिएगा वैसा होगा, बस न्यूटन लॉ यही बोलता है ठरला, ठीक है। अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझिए कि इन्होंने देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूले दिए थे, ठीक है ना, 3 फॉर्मूले दिए थे, और यही तीनों फॉर्मूले से हमके भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसी 3 फॉर्मूले को हम लोगों को अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। अगर कोई वस्तु, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि कोई वस्तु अप डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, उस समय इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, v इक्वल टू यू माइनस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, और यू इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी अपवर्ड, किसी वस्तु का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी होगा, ठीक है ना, माइनस ए टी होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि ग्रेविटी को छोड़ के ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ जा रहा है। तो जो वस्तु ग्रेविटी के खिलाफ जाए, या जो वस्तु पृथ्वी को छोड़ के जाए, उसमें हम लोग माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और जो वस्तु नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब धरती की तरफ है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाए, वहां पे हम लोग प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। तीनों में सेम है चीजें लिखा हुआ दोनों में, लेकिन साइन का फर्क है। साइन का फर्क क्यों है, क्योंकि एक ग्रेविटी को छोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब धरती को छोड़ के जा रहा है, तो किसी चीज को छोड़ के जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। किसी चीज को हम छोड़ रहे हैं तो निगेटिव होता जा रहा है, कम हुआ तो निगेटिव होगा। मान लीजिए 20 रुपया, उसमें से हम 5 रुपया निकाल लिए, 5 रुपया उसमें से निकाल गया, गिर गया, तो क्या हुआ, कम हो गया, माइनस हो गया, तो वही माइनस होता है। जब कोई भी वस्तु ऊपर की तरफ जाती है, उसमें हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और कोई वस्तु जब नीचे की तरफ आती है, उसमें हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू माइनस ए टी, दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है ना। इस तीनों फॉर्मूलों का हम लोग उपयोग करके बहुत सारे न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करेंगे, और इससे हम लोगों का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का हैबिट बढ़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत अजीब अजीब तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने का मिलेगा इस पर, ठीक है। अब इसको हम डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि आपको नौकरी मिलना चाहिए। बहुत सारी चीजें पढ़ के नौकरी नहीं मिलता, बहुत कम चीजें पढ़ के नौकरी मिलता है। हम इसको ड्राइव भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। हमको बस सही है कि क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। देखिए टाइम, यहाँ पे जो टी है वो टाइम है, ठीक है ना। वी है फाइनल वेलोसिटी, यू है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एस क्या है, एस मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या है, आर देखिए कहीं आर लिखा हुआ है, आर तो नहीं लिखा हुआ है। आर का मतलब देखिए यहाँ पर रिटार्डेशन, मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो ए से सूचित करेंगे, ये ए है ना, एक्सेलरेशन हो गया, और आर होगा, अगर आर रिटार्डेशन मतलब उसकी स्पीड अगर कम हुई तो हम वहां पर आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या याद रखना है, तीनों को हम लोग को याद रखना है, ठीक है ना। बस याद में एक चीज और याद रखना है कि नीचे की तरफ है तो प्लस का साइन का प्रयोग करेंगे, और ऊपर की तरफ है तो माइनस साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो जितने भी हम पढ़ा रहे हैं ना, सब ये निम्मी के किताब में दिया हुआ है, ठीक है ना। निम्मी के पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो भी एग्जाम आपके लेवल का होता है, सब में निम्मी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर में जो मोशन होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। देखिए अब यहाँ तो दो चीज देखिए, अगर
कोई वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो ये ग्रेविटी के साथ नीचे जाता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे खींच रहा है और वो वो बहुत स्पीड के साथ नीचे जाएगा, उसके स्पीड में बढ़ोतरी होगी, ठीक है ना। लेकिन वहीं कोई चीज जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ मतलब धरती के छोड़कर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो नीचे एक गुरुत्वाकर्षण बस उसको अपने तरफ खींचती है, इसे स्पीड में कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर किसी बिंदु की ऊंचाई से गिरने वाले पिंड का वेग बढ़ जाता है और जब तक वह जमीन पर टकराएगा अधिकतम होगा। यहां से कोई वस्तु को हम गिराते हैं तो इसका स्पीड बढ़ता जाता है, और जब यह धरती से टकराता है उस समय इसका स्पीड अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब अपने हाथ में इस बल्ब को रखे थे और छोड़ रहे थे उस समय इसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन जैसे छोड़े इसके वेलोसिटी में चेंज होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि धरती अपने तरफ तेजी से खींचना शुरू किया, और जब धरती नीचे तरफ खींची तो इसका एक तो अपना मोमेंटम है, मोमेंटम के साथ इसकी गुरुत्वाकर्षण के साथ वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जब टकराता है, जब टकराने वाला होता है उस समय इसकी वेलोसिटी कहते हैं अधिकतम होती है, ठीक है ना। तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब दूसरा होता है, इसके बारे में समझिए, ये रॉकेट है जो धरती को छोड़कर ऊपर की तरफ जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है। इसमें क्या होता है, जब गति ऊपर की ओर होती है तो पिंड गुरुत्वाकर्षण मंदा का अधीन होता है। गुरुत्वाकर्षण मंदा मतलब गुरुत्वाकर्षण अपने फोर्स के द्वारा उस चीजों को पीछे की तरफ खींचता है, जिसके कारण उससे गति में मंदा होती है, मतलब गति में कमी होती है। मान ली जिस स्पीड से जाना चाह रहा होगा उस स्पीड से नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, खींच रहा है इसे। और इसको उड़ाने में कौन काम कर रहा है? ये रॉकेट के जो पीछे जो वो होता है ना, रॉकेट के जो पीछे थ्रस्ट लगता है उसके वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ में जा रहा होता है, तो जिस स्पीड से चलना चाहिए उस स्पीड से नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ग्रेविटी के साथ बॉडी का मोशन क्या है? बस यही है कि अगर वो नीचे की तरफ धरती की तरफ आ रही है तो उसके साथ गुरुत्वाकर्षण पर जुड़ जाता है, और बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होती है सबसे ज्यादा होती है। लेकिन वहीं जो ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की तरफ जाता है धरती से छोड़कर, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है ना। मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन का मतलब कि उसके स्पीड में कमी होती है, मतलब वो जितना स्पीड से जाना चाहेगा उतना स्पीड से वो नहीं जा पाता है, कहीं ना कहीं धरती अपनी ओर उसको आकर्षित करती है, ठीक है। बस इतना ही है, इसको ध्यान में आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट है मोमेंटम। देखिए मोमेंटम जिसका हम चर्चा करते हैं वहीं फिर से आ गया। अब इसको हम लोग समझते हैं, चलिए आइए समझ लेते हैं फिर से इसको, मोमेंटम को। मोमेंटम शुरू में ही मैंने बताया कि मोमेंटम क्या होता है भाई, P इक्वल टू, मोमेंटम होता है P इक्वल टू, एक मिनट, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसको हम पहले प्रूव कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और इसका आपको यूनिट भी हम बताए थे, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, ठीक है ना, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है, और एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तीन चीजें हैं, ठीक है ना। एक तो फॉर्मूला ये होगा, ये यूनिट हो गया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, याद रखिएगा। आइए अब समझते हैं कि ये होता क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग मोमेंटम को यहाँ पे हम लोग ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम को एक बार चेक करते हैं मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम हम इसको एक बल जैसा ही होता है, मोमेंटम को हम बल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, आइए थोड़ा समझेंगे। जो बल क्या होता है, बल के एफ क्या होता है, मतलब एफ मतलब बल, फोर्स मतलब बल, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब मास हमेशा कांस्टेंट होता है, मास क्या होता है, हमेशा एक समान ही होता है। मान लीजिए कोई ट्रक है, ट्रेन है, तो जितना उसका मास होगा हमेशा उतना ही होगा, चाहे वो पटना से दिल्ली जाए चाहे दिल्ली से बनारस जाए, उसका मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा। तो मास को हम लोग कांस्टेंट मान लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही ना एक्सेलरेशन होता है, अपन टाइम। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एम भी माइनस एम यू अपन टाइम, लिख सकते हैं ना। तो ये एम भी और एम यू अपन टी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, यही ना है, ये भी मास इंटू वेलोसिटी है। अगर हम इसकी एक और पॉइंट लिखे हम यहाँ पे, तो फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं
P1, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो m इंटू वी, m इंटू वी क्या होता है हमारा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है, p होता है ना। तो मान लीजिए हमको इसको 1 मान लिए, तो इसको P1 लिख सकते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, इसको P2 लिख सकते हैं। अपन नीचे टाइम है, तो अगर हम अलग अलग देखें, ये पॉइंट 1 की बात कर रहा है, ये पॉइंट 2 की बात कर रहा है, तो पॉइंट 1 की हम बात करें तो P1 है, P1 क्या है, फोर्स ही तो है। और इसको दूसरे तरीके से यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, यहाँ पर देखिए मोमेंटम को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओवरऑल एक एग्जाम्पल और हम बताना चाहेंगे। मान लीजिए छोटा बच्चा आपको ऐसे थप्पड़ मारता है, छोटा बच्चा जब थप्पड़ आपको मार रहा होगा तो आपको मजा आता है, क्यों, क्योंकि एक तो इसका स्पीड, मारने का स्पीड कम होता है, आराम से मारता है, उसके हाथ का भी वजन भी कम होता है, मास भी कम होता है, इसीलिए आपको गुदगुदी होती है, मजा आता है। लेकिन वही अगर हम आपको मारे, एक तो मैं मारने का मेरा स्पीड भी बहुत हाई रहेगा और मेरे हाथ का जो वजन है वो भी उससे ज्यादा रहेगा, तो इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा आने वाला है, आपका गाल लाल हो जाएगा, आप नीले पीले होना शुरू हो जाइएगा, रोने लगिएगा। लेकिन वही छोटे बच्चा मारेगा तो मजा आता है आपको, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, कोई साइकिल सवार है, ठीक है ना, कोई साइकिल सवार है जो 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ठीक है ना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर की स्पीड है इसका। वो आते हुए आपसे टकरा गया तो आपको थोड़ा बहुत चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन इसके जगह पर हम कार कर दें, और कार का भी स्पीड हमारा 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, ये जब आपसे टकराएगा तो फिर आपको हल्का चोट नहीं लगेगा, हो सकता है आपका डेथ भी हो जाए। रीजन क्या है, क्योंकि कार के पास मास बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी तो दोनों में सेम है, इसमें भी मास इंटू वेलोसिटी ही है। इसमें इसका वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका भी 10 किलोमीटर पर आवर, दोनों वेलोसिटी सेम है, लेकिन दोनों का मास में डिफरेंट है। तो किसी एक में भी डिफरेंट रहेगा ना तो वो आप पे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वही मोमेंटम ही है, मोमेंटम दो क्वांटिटी को जोड़ के ही देखा जाता है, हमेशा मास और वेलोसिटी को ऐड करके देखेंगे तब पता चलेगा। ट्रेन है, ट्रेन ब्रेक लेती है तो रुकती जल्दी क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास उसका जो मोमेंटम है ना बहुत ज्यादा है, मतलब उसका मास बहुत ज्यादा है और स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तो ब्रेक लगी तो तुरंत नहीं रुकेगा, कम से कम हाफ किलोमीटर या पौने 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर तक डिस्टेंस तय करने के बाद ही रुक सकती है। लेकिन वही साइकिल ब्रेक लेगा तुरंत रुक जाएगा, कार ब्रेक लेगा 10 मीटर में रुक जाएगा, लेकिन ट्रेन के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि मोमेंटम उसका हाई है। समझ गए होंगे। अब इससे ज्यादा समझने की यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक हम लोग को इसमें पढ़ना है स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, जब गाड़ी हमारी स्टॉप करनी होती है, तो स्टॉप जब हम करते हैं तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, कुछ दूरी तय करने के बाद रुकती है। कुछ दूरी तय क्यों करती है, मोमेंटम के कारण, बताया था अभी ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए गाड़ी आप चला रहे हैं, कार में बैठे हैं गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चला कि कोई ना कोई यहाँ पे खतरा है, हिरन दिख गया आपको, ठीक है ना, हिरन दिख गया, तो आपके दिमाग में आया कि चलो ब्रेक लेना है, गाड़ी को स्पीड को स्लो करें। तो स्पीड जब आप ब्रेक लिए तो आपका रिएक्शन डिस्टेंस है, ब्रेक लेना शुरू किए, तो ब्रेक कब लिए, यहां तक आते थे ब्रेक लेना के प्रयास शुरू किए, ये रिएक्शन टाइम हुआ, यहां से यहां के बीच का जो डिस्टेंस है ये रिएक्शन डिस्टेंस, मतलब आपने ऐसा फैसला लिया कि ब्रेक लेना और ब्रेक पर अपने हाथ को रख दिया, पेडल पे, ब्रेक वाले पेडल पर आपने पैर रखा, क्योंकि यहां पे आपको पता चलेगा कि कोई खतरा है और ब्रेक लेने का प्रक्रिया शुरू किया, ठीक है ना। अब यहां आते आते आपने फुल ब्रेक ले लिया, ठीक है ना। अब ब्रेक लेने के बाद जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ना, यहां पे जाकर आपका फुल्ली रूप से गाड़ी रुक जाती है, यहाँ पे गाड़ी आपका रुक जाती है, मतलब हिरन से पहले आपकी गाड़ी को रोक देते हैं। तो इसके बीच में दो तरह का डिस्टेंस है, टोटल दोनों को मिलाकर हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। एक कौन सा, रिएक्शन डिस्टेंस, मतलब जिस समय आपको ये खतरा दिखा और आपने रिएक्ट करने का प्रयास किया, बस रिएक्शन शुरू किया उस पर, ठीक है ना, मतलब आप ब्रेक लेने की कंडीशन पे ब्रेक लेना है, तब तक गाड़ी 2 मीटर निकल चुकी थी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन डिस्टेंस हो गया। अब यहां से ब्रेक का पैडल आपने दबाया और ब्रेक लेते लेते यहां पे गाड़ी आपकी रुकी, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ये दोनों का डिस्टेंस आपको निकाल के बताना होगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। अगर आपको कोई बोले ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो केवल ये वाला डिस्टेंस निकाल के आपको बताना होगा। या ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछता है तो रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर आपसे कोई ब्रेकिंग डिस्टेंस पूछता है तो आपको केवल ये वाला पार्ट को बताना होगा कि कितना ब्रेकिंग डिस्टेंस में टाइम लगा, ठीक है ना।
और इस पे क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला आपको हम दिखा रहे हैं। वही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है, अगर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा, वी एस स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है ना। अगर आपको स्टॉपिंग टाइम निकालना है तो v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी, ये टी है ना, ये टी से निकाल लेंगे, आपको u दिया रहेगा, a दिया रहेगा, v दिया रहेगा, t निकाल लेना है। इसमें भी दिया रहेगा आपका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया रहेगा और आपको एक्सेलरेशन दिया रहेगा, और ये s क्या है, डिस्टेंस है, इससे निकाल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम ये सब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ब्रेकिंग डिस्टेंस भी यहीं से निकलता है। अब हम इस पे बहुत सारे सवाल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको हम करवाने वाले हैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जब करेंगे आप तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत चीजें क्लियर आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको इस चीज को प्रैक्टिस भी करना होगा लगातार, ठीक है ना। एक पिस्टन स्पीड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, उसी न्यूमेरिकल करते टाइम ही हम इसको पढ़ा देंगे आपको थोड़ा सा, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। तो इस तरह